अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट के साथ मैं हूं मरियम ज़िशान। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल कर दी गई और उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया गया। लेकिन उसके साथ ही इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI को साइफर गुमशुदगी केस में ज़ेर हिरासत रखने और 30 अगस्त को खुसूसी अदालत के रूबरू पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। इस फैसले के बाद PTI कैंप में तो खुशी का समा नजर आया, लेकिन नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब इस फैसले से बड़े मायूस दिखाई दिए और उन्होंने अदलिया पर तनकीद भी की। लेकिन उसके साथ ही हमने देखा कि नून लीग के ही रहनुमा अता तारड़ ने तसल्ली देने की कोशिश की और कहा कि सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई और रिहाई तो अब भी मुमकिन नहीं है। तो इस फैसले के मुल्की सियासत पर असरात क्या होंगे और ये कितना बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन इसके साथ साथ दीगर मुकदमात भी हैं, क्या उनमें ज़मानत मुमकिन हो पाएगी? तो आज अपने प्रोग्राम में इन्हीं सवालों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आमिर ज़ियाद साहब, मुनीफ फारूक साहब और एडवोकेट राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और जिनका ये शो है कामरान शाहिद साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। निजी मसरूफियत की वजह से वो आज प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, इसलिए ये खिदमत मैं सर अंजाम दे रही हूँ। तो सबसे पहले कामरान साहब से ही जान लेते हैं कि इस फैसले को वो किस तरह से देख रहे हैं। वेलकम टू योर शो सर। आप मसरूफ़ हैं, इसलिए आज मैं ये जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रही हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि सज़ा मुअत्तल हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी बड़ी फतह है और क्या इस फैसले के बाद हम कह सकते हैं कि जल्द रिहाई मुमकिन हो जाएगी? मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया। और ये पता वंडरफुल जॉब करेंगी, आप करती हैं हमेशा। थैंक यू। ये फैसला जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बनता ही है। थोड़ा इसमें खुश होना, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाना, वो ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो है वो नज़रिया जो था और जो इमरान खान साहब मासूम है इस हवाले से, वो टोटली सुरखरू हुआ है, बिल्कुल वो ये कह सकते हैं। लेकिन अगर टेक्निकल बुनियादों पे जाया जाए तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक रूटीन का मैटर है। कोर्ट्स जो है वो कम सेंटेंस के अंदर जो 3 साल से कम हो या 3 साल का हो, उसके अंदर इस तरह का रिलीफ हर आम शख्स को दे देती है। और आई थिंक तफसीली फैसले में भी लिखा हुआ है कि क्योंकि ये इसका रीज़न ही ये बताया गया, ना उसमें कोई मिस ट्रायल की बात की गई है, ना उसमें कोई नीचे के ट्रायल की कोई गलतियों की निशानदेही की गई। उस फैसले में ये बताया गया कि क्योंकि ये उनका हक है इमरान साहब का कि उनकी सज़ा सिर्फ 3 साल की है, तो उनकी ज़मानत हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़मानत के बाद क्या रिहाई भी हो गई, तब तहरीक इंसाफ वाक़तन सही तौर पे खुश होती। लेकिन हमने पहले भी दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए ये बताया था कि उनकी साइफर केस के अंदर गिरफ्तारी हो चुकी है और अब तो आपको चली गया होगा पता हम सबको कि साइफर केस के हवाले से आ भी गया है कि उनको लिख दिया गया जेल हुकाम को कि क्योंकि इनकी साइफर जी। में गिरफ्तारी है तो इनको रिहा ना किया जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी तो ये बड़ा मामला लंबा चलेगा। देखें, अभी ये सिर्फ सज़ा जो है सस्पेंड हुई है, अभी ये सज़ा कालअदम करार नहीं दी गई, अभी बरियत का ट्रायल चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये देखेगा कि जी अगर तो अब जब ये बरियत का ट्रायल चलेगा, इसके बाद इमरान खान रिहा भी नहीं होंगे, साइफर वाले केस में अंदर भी रहेंगे, बरियत का ट्रायल चलेगा और ट्रायल में 2 चीज़ें होंगी जज साहब के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। या तो वो ये समझेंगे कि इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ट्रायल कोर्ट में है, मिस ट्रायल था, बददियानती थी जज हुमायूं दिलावर की, वो मिस ट्रायल डिक्लेयर करके ट्रायल असर नौ कह सकते हैं शुरू किया जाए और किसी नए सेक्शन जज को भेज दिया जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते, वो समझते हैं कि नहीं मैं इसको एज अपील सुनूंगा, नीचे जो चीजें थी वो ठीक थी, तब भी पता नहीं महीनों लग जाए, साल लग जाए, ये बरियत का फैसला आते आते तक ये मामला चलता रहेगा। तो खुशी ठीक है है, तो आपकी नजरिए के नज़र अंदर, में मामला ट्रेंड्स के तूल अंदर। पकड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम सियासी रद्द-ए-अमल देखें तो नून लीग की जानिब से बड़ा अजीबो-गरीब रद्द-ए-अमल सामने आया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर असरअंदाज हुई है। लेकिन हैरत की बात यही है कि ये वही अदालत है जिसने नवाज शरीफ को भी रिलीफ दिया, मरियम नवाज, एहसन इकबाल को भी बरी किया। तो जब फैसले आपके हक में आए तो सब अच्छा है, जब आपके अगेंस्ट जाएं तो आप अदालतों पर चढ़ दौड़ेंगे, ये क्या वतीरा है? एक्चुअली अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को तो रिलीफ नहीं दिया। अदालतों ने तो नवाज शरीफ साहब को बड़ी ज्यादती वाले अंदाज के अंदर जो है वो अकामा पे निकाला, हम सब जानते हैं, हमने रिपोर्ट किया यहाँ से। अदालतों का तो अब ये केस जब सामने आएगा, जब नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो अपने आप को सरेंडर करेंगे अदालत के सामने, ये मामला दोबारा खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन ये बात आपकी सही है कि ये ज्यादती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। अगर उनकी ये 3 साल किसी मेरिट पे नहीं हुआ फैसला, ये किसी दलाइल पे नहीं हुआ, ये कवायद है, प्रेसिडेंट्स है, उसके ऊपर हो गया, तो उनको बड़ी फराख दिली से कबूल करना चाहिए इस बात को कि जी उनके हरीफ ही सही, लेकिन एक फैसला तो सही हुआ है ना, इस फैसले में तो कोई कबात नहीं है। और तहरीक इंसाफ वालों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनके खिलाफ वो ट्रेंड चला रहे थे, आज उसी जज ने जो है वो एक फैसला कर दिया जो ज़ाब्ते की कार्रवाई और इमरान खान साहब को रिहाई का ऑर्डर जारी कर दिया। अब रिहाई ना हो उनकी किस्मत है,
लेकिन इंसाफ सबको चाहिए जी, कोर्ट्स को भी चाहिए, कोर्ट से नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए, इमरान साहब को भी चाहिए और बाकियों को भी चाहिए। ठीक है, आपने कहा इंसाफ सबको चाहिए और इसी इंसाफ के तो नवाज शरीफ साहब भी मुतलाशी हैं। तो क्या अगर ज़मानतों पर ज़मानतें ऐसी होती रहें और ऐसा रिलीफ मिलता रहा खान साहब को, तो क्या नवाज शरीफ की वापसी भी खटाई में पड़ सकती है? इस पर हम बात करते हैं। लेकिन मुनीफ फारूक साहब तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून हैं। सबसे पहले इस केस के कानूनी पहलुओं पर बात कर लेते हैं। मुनीफ फारूक साहब, एक तो सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है कि आखिर इस फैसले के कानूनी असरात क्या होंगे और ये सज़ा कब तक मुअत्तल रहेगी, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल सका। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये है, एक तो वो मुझे एको आ रही है, जरा इसको दुरुस्त करवा लीजिएगा। जी, चेक कर रहे हैं इस मामले को। इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट ये है, जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, उसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कन्विक्शन अपनी जगह मौजूद है और कन्विक्शन की नतीजे में जो नाअहली है इमरान खान साहब की किसी भी पार्लिमानी इलेक्शन के अंदर शामिल होने के हवाले से वो मौजूद है और वो उस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं होती। जो यहाँ पर सूरत हाल अभी हमारे सामने मौजूद है वो ऐसी ही है कि कन्विक्शन रहेगी। रह गई बात कि ये कब तक रहेगी, ये तो फिर एक लॉन्ग विंडेड प्रोसेस है। जिस तरह अभी कामरान शाहिद साहब भी फरमा रहे थे कि ये सिलसिला तो अभी चलेगा, इसमें कोई वक्त का तयन हम नहीं कर सकते। लेकिन इस केस की नौयत इतनी सख्त नहीं थी। जिस केस में अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है, यानी साइफर का मामला, अब याद रहे कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक FIR दर्ज हुई है इंसदाद दहशतगर्दी विंग जो FIA का है उसके अंदर, और उस FIR के अंदर 2 शख्सियात को नामजद किया गया है। पहले इमरान खान साहब हैं, दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और फिर उनके एसोसिएट्स का जिक्र है। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी फिजिकल रिमांड के ऊपर है, तीसरी दफ़ा उनका रिमांड लिया गया है, तीसरी दफ़ा एक्सटेंड हुआ है। अब इमरान खान साहब को कल जब अदालत में पेश किया जाएगा तो ऐन मुमकिन है कि जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है इस मामले के अंदर FIA, वो एक GIT भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो शायद ये चाहेंगे, बल्कि अदालत से यकीनी तौर पर कहेंगे कि इमरान खान साहब की जो फिज़िकल रिमांड है वो उन्हें दिया जाए। वो मांगते हैं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी मांगेंगे और मज़ीद तफ्तीश के लिए वक्त मांगेंगे। ऐसी सूरत हाल में साइफर वाले मामले के अंदर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को बेल लेना भी उनके लिए कोई आसान काम होगा। अच्छा, ये केस जो साइफर का है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है, एक खुसूसी अदालत के अंदर है जो उस एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई है, और इस केस के अंदर बेल लेना इमरान खान साहब के लिए मुश्किल मुझे लगता है काफ़ी नज़र आ रहा है। इसलिए क्योंकि अब जो रिसेंट अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, जिसके बारे में भी आप अगर हम चाहेंगे तो आप उस पर तफसीली तौर पर भी आप राजा साहब से भी पूछ सकती हैं कि जो इवन एविडेंस है उसके हवाले से बड़ी ब्लैंकेट पावर्स दी गई हैं, और एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के हवाले से कहा गया है कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि ये बात साबित करता हो कि वो फैसिलिटेट उसने किया है इन कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस, तो वो एडमिसिबल करार दिया जा सकता है। तो यहाँ पर तो ऑडियो लीक्स भी हैं, यहाँ पर तो गवाहियाँ भी आ गई हैं, यहाँ पर तो को एक्यूज जो हैं उन्होंने बाकियों ने बहुत कुछ बता भी दिया है। आजम खान साहब की स्टेटमेंट भी मौजूद है। आप कह रहे हैं कि साइफर से जान छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इसी पर हम ले लेते हैं माहिर कानून एडवोकेट राजा खालिद साहब का भी वर्जन। राजा खालिद साहब, आप ये बताइए कि हमने सुना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकला को सुनते हुए कि ये सज़ा मुअत्तल हो जाए, इसके बाद जो दीगर केसेस हैं उनमें एक एक दिन की बात है ज़मानत लेना। क्या साइफर, अल-कादिर ट्रस्ट और 9 मई के वाक़यात में जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उसमें बहुत आसान है ज़मानत मिलना खान साहब को? देखिए, उनके क्या कहने हैं, मैं क्या तबसरा करूं। वो तो कहते हैं कि 2 दिन के अंदर हमारी सज़ा मुअत्तल होनी चाहिए थी, सेंटेंस को सस्पेंड किया जाना चाहिए था। यहाँ तक उन्होंने ये प्ली ली कि जी विदाउट नोटिस टू द कंप्लेनेंट साइड, विदाउट नोटिस टू द स्टेट। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेट को उन्होंने पार्टी नहीं बनाया हुआ बिफोर द हाई कोर्ट अपील में, तो उन्हें नोटिस किए बगैर आप सज़ा को सस्पेंड कर देते। उनके तो चांद मांगेंगे लाडले हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि ना उनकी किसी बात पे तबसरा कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरह के मुनीफ फारूक साहब ने फरमाया कि साइफर केस जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, उसके हवाले से सारी एविडेंस और सेल्फ कन्फेशन मौजूद है। मौसूफ ने ख़त भी लहराया, उसके कंटेंट्स को भी डिस्क्लोज़ किया, फिर उसके बाद उसकी गुमशुदगी का भी एतराफ़ किया।
तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक प्रूव्ड केस है। बेल वहाँ पे होती है जहाँ पे डाउट क्रिएट हो। आप प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में कोई डाउट डेंट क्रिएट करें, लॉ ये कहता है कि इफ़ अ स्लाइटेस्ट डाउट अराइजेज एट द बेल स्टेज द बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो टू द एक्यूज्ड। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल हर बात क्लियर है। और फिर कानून ये कहता है कि इफ़ प्रेमा फेशी इज़ नॉट कनेक्टिंग विद द क्राइम और कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो वो तो सेल्फ एडमिटेड है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है उनके सामने। मुझे नहीं लगता कि आसानी से उस केस में बेल हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि हर जज उन्हें इसी तरह से कहेगा कि गुड टू सी यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से एक जो इम्तियाजी सलूक है, निशाना सलूक, उस वो ट्रीट किया जाएगा उनके यानी साथ। आप कह रही है गुड लक उनके साथ अब नहीं रहेगी हमेशा। ठीक है आमिर ज़िया साहब, सियासी पहलू डिस्कस कर लेते हैं इसका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से आपकी नज़र में पीटीआई को क्या फ़ायदा मिलेगा और इसको वाकई रिलीफ समझा जाए, क्योंकि रिहाई तो मुमकिन नहीं है इसके बाद भी? देखिए, मुझसे पहले जो मेहमानों ने बात की, दो चीज़ें सामने आती हैं ना कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म है उनकी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो मुसलसल बरकरार हैं। एक आध केस में वो छूट भी जाते हैं, एक अलामती उनको फतह भी हो जाती है, तो उनके सामने भी बहुत बड़ा एक मैदान है। लेकिन असल सवाल जो है मरियम साहिबा, वो ये नहीं है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा और साबिक़ वज़ीर आज़म का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके लिए क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। बहसीत मजमूई मेरा जो सवाल है और हम सबका ये सवाल होना चाहिए कि क्या अगर आप सज़ा दिलवा देते हैं या वो निकल आते हैं सज़ा से, जो भी कोई आउटकम हो, उससे क्या पाकिस्तान के तज़ादात जो हैं वो हल हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो पाकिस्तान जिस गर्दाब में है, मसला पीटीआई के मुस्तकबिल का नहीं है इस वक्त, तो मसला जो है पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है। आज भी आपको पता है कि हमारा जो रुपया है वो मज़ीद कमज़ोर हुआ है डॉलर के मुकाबले में। हमारी मईशत जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है, लोगों का एतमाद जो है वो सिफर होकर रह गया है। हमारे जो रियासत के अंदर जो तज़ादात हैं, जो टेढ़ापन है, जो कजी है, क्या वो साबिक़ वज़ीर आज़म को आप अगर सज़ा दिलवा देते हैं और वो बरी हो जाते हैं, कोई भी सिनेरियो होता है, क्या वो उससे दूर हो जाएंगे? मेरे ख्याल में जो एक बड़ा खेल है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का खेल है, पाकिस्तानियों का जहाँ पर उनका ताल्लुक़ है, तो वो मुश्किलात बदस्तूर हैं। और ये इस पर जितनी हम लोग और हमारी रियासती इदारे और हमारी हुकूमत जो है जितनी तवज्जो सर्व कर रही है, मेरे ख्याल में अगर उसकी जगह उन मामलात पे करे जो हमारी और आपकी ज़िंदगी और मौत का है, वो ज़्यादा अहम है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में सियासी दर्जे हरारत बदस्तूर जो है वो बुलंद सतह पर है, और जब वो बुलंद सतह पर है तो और आप ये समझें, आखिरी बात वो ये समझें कि उसके होते हुए आप मईशत के मामलात को ठीक कर लेंगे, नहीं हो सकते। मईशत के मामला ठीक करने के लिए ऐसी हुकूमत चाहिए जिस पे लोगों का एतमाद हो, ऐसी लीडरशिप चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है जो कि बहुत अहम है कि ठीक है आपने घड़ी के ऊपर साइफर पे बहुत सख्त सज़ा दे दें, हम सब तालियां बजाएंगे, लेकिन इस मुल्क में इन्हीं सियासतदानों पे जो दूसरी तरफ हैं आज, जो आज माशाल्लाह मोतबर हो गए हैं, उन पर इससे कहीं बड़े मुकदमे हैं। तो अगर आपको सिस्टम पे लोगों का यकीन बहाल कराना है तो फिर आपको सिलेक्टिव जस्टिस नहीं करना, आपको उनको भी इसी तरह सजा देनी है। ये नहीं कह सकते कि उस जमाने के ये एतराज तो नून लीग की जानिब से भी उठाया जा रहा है ना कि सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है, जब वो अपोजिशन में थे तो उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा था। खैर कामरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बात हो रही है, वक्त आ गया है कि आपके ऊपर इकट्ठा जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, एक सौ पॉइंट है कि आप कह रहे बराबरी की सतह पर इंसाफ होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो होता हुआ नजर आए। कामरान साहब, हमने देखा कि कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर एक मुहिम, वैसे तो पीटीआई वाले चलाते रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के एक मोअज़्ज़िज़ जज के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद ये फैसला आ गया। तो अवाम की जानिब से और कुछ हल्के ये कहते हैं कि पीटीआई का जो प्रेशर है ना वो काम कर जाता है। तो आपको लगता है इस मामले में भी वो प्रेशर काम कर गया है? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हियरिंग की वो नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने मुदाखलत की एक ऐसी सब जुडिस जिसकी हियरिंग ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई थी, और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मामला की जब उन्होंने दोबारा इज्जत तकरीम दी मातहत अदालतों को बशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद जो है दबाव डालना नहीं था, हम ऐसी अपील को सुन भी नहीं सकते जो ऑलरेडी अपील एक नीचे के कोर्ट में लगी हुई हो, और मातहत जजेस भी जो है उतनी काबिल एहतराम है जितने सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई सुपरवाइजरी बॉडी नहीं है जो इन मातहत अदालतों के ऊपर जो है वो लगी, वो सब कुछ तो हुआ, लेकिन सेट असाइड इस चीज़ को रिगार्डलेस ऑफ कर दें, ये फैसला यही आना था। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, ये चीफ जस्टिस जो है, ये जो बेंच है, उसके पास अगर वो इंसाफ कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। कुछ सज़ा बहुत थोड़ी है, सज़ा का सेंटेंस बहुत थोड़ा है,
5 साल से कम की सजा है, ऑलमोस्ट 3 साल, अब तो 14 अगस्त की करके 2.5 साल कर दी गई है। कैदियों की आम माफी हुई है जब से सदर आरिफ अलवी ने की है, तो इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता था। असल सवाल उससे आगे ये है कि इमरान साहब जो है वो मामले लीड कर सकेंगे, उनकी पार्टी इलेक्शन के अंदर वाइब्रेंट तरीके से हिस्सा ले सकेगी। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ हुआ, आपने देखा बड़ा बुरा हुआ, वो जेलों में थे, उनके लोगों काउंसिलर के लेवल के लोगों को हरास किया जाता था, बड़ी मुश्किल से वो पार्टी में। इनके भी बहुत बड़ी है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद लीडर है आफ्टर शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने सक्सेसफुली लोगों के दिलों में फौज की नफरत पैदा की है। इनकी पॉपुलैरिटी की बुनियाद ही ये है। ठीक है, आपकी आवाज़ थोड़ी हमारे तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही। सवाल आपने बड़ा अहम उठाया है। मुनीब साहब से मैं यही सवाल करूंगी। कामरान शाहिद साहब ने सवाल उठाया कि यही मामला चलते रहे और जैसे कि अपील में जाएंगे उसमें तो बहुत वक्त दरकार होगा, सालों भी लग सकते हैं, तो इलेक्शन भी बीच में आ रहे हैं। इलेक्शन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर अंदाज में हिस्सा ले सकेगी इलेक्शन में? देखिए, मुझे इसमें तमाम तर ख़दशात मेरे लिए तो मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी रिसेंटली हमारे पास जो नई कोई मैनिफेस्टेशन तो नहीं है या नया कोई टेस्टमेंट हमारे सामने तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त कितनी मकबूल है, लेकिन मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये तो कह सकता हूँ कि वो बाकी जमातों से ग्राउंड पर ज़्यादा मकबूल ज़रूर है। और कुछ अनपब्लिश्ड या अनरिपोर्टेड जो सर्वेज़ हैं उनके बारे में भी जब हम बात करते हैं या तलाश करने की कोशिश करते हैं, जब बात तो ऐसे ही जवाब मिलते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर वो वोट बैंक मौजूद है। और याद रखिए कि इंतशार के अंदर को पूरी तहरीक इंसाफ या उसके वोटर तो नहीं थे, वो तो चंद लोग थे या इमरान खान साहब की एक जहनी कैफियत थी और उनके साथ जो लोग थे, उनका एक टोला था जिन्होंने सब कुछ किया। तो जो आम उनका वोटर सपोर्टर था, वो हर वोटर या सपोर्टर तो इंतशार पसंद नहीं है, वो तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और इंतशार शायद नहीं चाहता। लेकिन देखिए बात यह है, अभी आमिर जाद साहब ने एक बड़ा बुनियादी नुक्ता उठाया और मैं उससे उसूली तौर पर एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा क्या ये किसी को सज़ा देने से तज़ादात हमारे ख़त्म हो सकते हैं, हमारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं, हमारी मईशत ज़मीन बोस है, क्या ये इशूज़ एड्रेस होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। ये बात दुरुस्त निशानदेही की उन्होंने। लेकिन मसला ये रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर आप देखिए जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए, जितने भी हुकूमतें गिराई गई, जितनी भी आर्टिफिशियल तरीके से हालात पैदा करके हुकूमतों को गिराई गई, जिस तरह से हमारे मुल्क में रवायत कायम की गई कि हमारे मुल्क में जो कैपिटल है उसको अंडर सीज किया जाए, तो रियासत की नफ़ी करके वो सब करवाया गया। उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत से लोग शामिल थे, 2014 में भी थे, 2016 में भी थे, 2018 में इमरान खान साहब को हुकूमत में लाने वाले इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। तो जब वो लाए तो उन्होंने भी ना सिर्फ पाकिस्तान के मारूजी हालात की नफ़ी की, उन्होंने जो हमारे तज़ादात हैं उनको एक्सेप्ट करने से इनकार किया। उन्होंने एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना था, वो उन्होंने बनाने की कोशिश की। पहले मुझे या कामरान शाहिद साहब को इस बात की, मुझे बेल आउट कर सकते हैं इस पर, पहले वो कहते रहे कि भाई आप इंतखाबात की फेयरनेस पे बात ना करें 2018 में। फिर एक साल गुजरा तो उन्होंने कहा यार हमें कुछ ना कहें, आप जो इमरान खान की हुकूमत है बेशक उसे लताड़े वो नालायक हुकूमत है इनकी, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर एक वक्त आया जब हमें पता चला कि ये हुकूमत तो वाइंड अप हो रही है। देखिए जब तक ये होता रहेगा तो फिर उस वक्त तजादात भी मौजूद रहेंगे, ना उन्हें कोई एड्रेस करेगा और ये प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे। हाँ, मैं ये इतना ज़रूर मुझे इजाज़त दीजिएगा कि जो इमरान खान साहब ने बहसियत एक नहायत ही पॉपुलर लीडर किया, वो कोई और ना कर सका। उन्होंने ना सिर्फ इक़्तिदार से बाहर होते हुए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से वो झगड़ा मोल लिया और वो इंट्रीग की जिसकी शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने 9 मई जैसे हालात पैदा करवाए जिसके शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने साइफर के मामले के ऊपर वो काम किया और वो नैरेटिव बनाया अपने और लोगों को उस पर झोंक दिया उस नैरेटिव के अंदर कि जो आज तक मैं समझता हूँ किसी ने नहीं किया। भुट्टो साहब की बात की जाती है जिन्होंने राजा बाजार में वो लहरा दिया था वो खत, लेकिन शायद भुट्टो साहब को भी ये मौका नहीं मिला जो इमरान खान साहब को मिला पार्टी ने कर दिया वो किसी ने नहीं किया। यही सवाल मैं लेकर जाऊंगी एडवोकेट राजा खालिद साहब के पास। जो बात हो रही है तजर्बात की, खालिद साहब क्या इन तजर्बात से एक तो मुल्की मसाइल हल हो जाएंगे और क्या पीटीआई इस पोजीशन में रहेगी कि इलेक्शन तक भरपूर तरीके से वो हिस्सा ले सके इलेक्शन में? देखिए, एक बात तो ये है कि इलेक्शन से मसाइल हल होते हैं नहीं होते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है इलेक्शंस होने चाहिए।
इस तरह से हम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को पहले ही हमने उज़्व मुअत्तल बना रखा है, तो ये बिल्कुल ही एक समझे कि फरसूदा और रद्दी का एक किताब बन जाएगी। इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होगी। जब इसकी वैल्यू नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से हम मुल्क तोड़वा बैठे थे और इस मुल्क की को पाँव पे खड़े होने में बहुत बड़ा टाइम लगा। जब तक 73 का दस्तूर बनता तो उस वक्त तक हम बहुत कुछ गंवा चुके थे। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कामरान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गैर ज़रूरी मुदाखलत की, जो प्रीजुडिस काज होता है नीचे वाली अदालतों के लिए। और फिर मज़ीद ये हुआ कि अतवार वाले दिन, संडे को आपको पता है कि संडे या सैटरडे की बात है कि एक ट्वीट कर दिया गया उनकी ऑफिशियल जो पीटीआई की पेज है वहाँ से जी जी कि, और उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुरी तरह से रिडिक्यूल किया गया, उनकी तजलील और तौहीन की गई। लेकिन उन्होंने बड़ी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और कल जब कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही थी उन्होंने एक लफ्ज़ तक उस पर नहीं बोले और फैसला यही होना था। ये मैं नहीं कह सकता कि ये किसी प्रेशर के नतीजे में या उस जो तजलील थी तौहीन थी उसके नतीजे में ऐसा हुआ। ये फैसला ऐसा ही आना था, चूँकि ये रूटीन मैटर है, नथिंग वाज अनयूजुअल। ठीक है, लेकिन सवाल ये है ना कि पीटीआई की जानिब से अगर अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है तो नून लीग भी हमें ऐसा ही करती दिखाई दे रही है। आमिर ज़िया साहब, जैसा कि नून लीग ने तनकीद की है इस फैसले पर, दूसरा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव है और ट्रोल कर रही है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को। तो आपको लगता है कि दोनों जमातें अदलिया मुखालिफ बयानियाँ लेकर बढ़ रही हैं आगे? ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जब आपके हक़ में फ़ैसला आता है तो आप तालियां बजाते हैं, आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। और ये जो रिवायत मतलब है कोई नई रिवायत नहीं है, बहुत पुरानी रिवायत है। सुप्रीम कोर्ट पे हमले की रिवायत जो है बहुत पुरानी, नून लीग ने उसकी दागबेल डाली, उससे पहले भी हुआ, उसके बाद भी मुतवातिर होता रहा। फिर हम देखते हैं कि पीडीएम हुकूमत के दौर में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ महाज़राई की गई वो भी मतलब एक सवालिया निशान छोड़ती है। ठीक है, आपको इतराज़ात होंगे तो आप लीगल बैटल लड़ेंगे, आप अदालतों में जाएंगे, तो खैर अब उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है हर इदारा जो है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे ईसीपी हो, वो तमाम के तमाम मुतनाज़ा हो गए हैं। अच्छा, जो दिलचस्प बात है कि अभी बात बड़ी अच्छी मुनीब साहब ने की कि मकबूलियत के बारे में कि इमरान खान ने मकबूलियत हासिल की और उसके बाद उन्होंने वो काम किया कि जो जहन साजी का बिल्कुल एक हद तक बड़ी दुरुस्त बात है। लेकिन मैं समझता हूँ एक और है, हम बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे देते हैं इमरान खान की मकबूलियत को। देखिए, उन्होंने हुकूमत के पौने 4 साल में कोई ऐसे कारनामे तो अंजाम नहीं दिए थे कि लोग उनके गर्विदा हो जाते, ऐसी बात नहीं थी। अगर वो अपनी टर्म पूरी कर रहे होते तो गालिबन कोई पूछता भी नहीं, वो हार जाते अगले इलेक्शन। क्यास आराई यही की जा रही थी। हुआ ये कि जब उनको हटाया गया और उसके बाद जो चेहरे आए पीडीएम की, तो 16 माह की कारकर्दगी छोड़ें, लोगों का उनके खिलाफ जो एक समझते हैं ना कि जो एक नून लीग की क़यादत के ऊपर और हत्ता की पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से लोगों में बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं। उनकी जहन साजी कम से कम 32 साल से मैं देख रहा हूँ जो हमारे रियासती इदारों ने की। उन्होंने बताया कि जनाब ये सबसे बदउनवान लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के मफादात को ज़ख्म पहुँचाया है। वो चीज़ उसने डरा दिया और उसकी उस नेगेटिव जो इम्प्रेशन आए तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि इमरान खान को मकबूलियत हासिल हुई। तो सिर्फ उनकी मोहब्बत नहीं थी, हुब्बे अली नहीं था खाली, बल्कि बुग़्ज़े माविया भी बहुत था कि जहाँ पर लोगों ने कहा कि जनाब ये लोग तो नाकाबिल कबूल हैं। जब उन्होंने देखे चेहरे, उन्होंने कहा जी इसहाक डार वापस आ रहे हैं, कल तक वो कन्विक्टेड थे, फिर वो वापस आ गए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था कि बिलियंस ऑफ, लेकिन पॉइंट ये है ना कि अब मकबूलियत को नहीं देखा जाएगा, अब कारकर्दगी को देखा जाएगा। कारकर्दगी तो अब सबके सामने है, तो देखना यह है कि अब मुतबादिल क्या होगा आवाम के लिए। इस ब्रेक के बाद जानूंगी, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी मकबूलियत और कारकर्दगी की, तो आने वाले इलेक्शन में किसका जोर चलेगा? मुनीब साहब, अब तो जितनी पार्टियां सब आजमाई हुई हैं, कारकर्दगी भी सबके सामने है, फिर आवाम के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या मुतबादिल है अब? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आवाम तो इस वक्त ये बातें भी खैर कहते हुए लगता है ऐसे है कि हम रिपेटिटिव हो रहे हैं, लेकिन आवाम के पास ऑप्शन से ज़्यादा इस दफ़ा ये देखना है कि आवाम अपने गुस्से का इजहार किस तरह करते हैं। आज अगर आप सड़कों पे निकल जाइए और आप बहसीयत सहाफ़ी लोगों से पूछिए कि उनका मसला, हर एक का मसला महंगाई और बिजली का बिल तो है, लेकिन क्या लोग
वोट को इज़्ज़त दो, जी.ए. भुट्टो और मौलाना फजल रहमान साहब के ये नारे कि जी यहूदियों की साजिश की वजह से इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में आई, क्या ये तमाम जो बयानियाँ है इसको लोग तमाम तर महंगाई के बावजूद कहेंगे कि ठीक है हमने इसी को वोट देना है? और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए जो मसाइल हैं, लोग क्या इस बात पर वोट दे सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उन्हें बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, अपने वोटर को झंझोड़ना पड़ेगा कि अगर आप वाकई उनका वोटर, और जारी बात है वोटर कनेक्ट है ही मियां नवाज शरीफ साहब से या उनकी साहबजादी से है PMLN के अंदर, और किसी से नहीं है, तो अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ़ लाते हैं और वो अपने वोटर को झंझोड़ते हैं तो शायद उनका वोटर उनकी बात सुने। लेकिन जो आज के हालात हैं, मुझे तो लगता है कि वोटर इतना नाराज़ है, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर होगा वो तो इतना डिसल्यूजन्ड होगा, वो तो शायद वोट करने के लिए बाहर ना निकले, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो वोट है वो किसी जगह पर डलेगा नहीं। अगर डल गया तो वो शायद उम्मीदवार ही इस काबिल नहीं होंगे कि वो उनकी दुरुस्त नुमाइंदगी कर सकें। ठीक है, तो वोटर्स को नारे अट्रैक्ट करेंगे या कारकर्दगी अट्रैक्ट करेगी? खालिद साहब आपसे जानना चाहूँगी, अब वोट को इज्जत दो, अदलिया मुखालिफ नारा, क्या अब ये सब चलेगा या फिर कारकर्दगी ने आगे आना है? देखें ना, इस वक्त तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, इतने विगरगू हैं, इतनी महंगाई है कि यानी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और तारीख़ में इस तरह के हालात नहीं देखे। लोग यानी जिस बंदे की तनख्वाह 20,000 है, 30,000 है, उससे ज़्यादा उस बेचारे का सिर्फ बिजली का बिल आ गया। आटे की आप कीमतें देख लें, चीनी की कीमतें देख लें, बाकी पेट्रोल की कीमत देख लें, गैस की कीमत देख लें, खाने पीने की दीगर अशिया को देख लें, लोग तो हकीकत है कि बिल्कुल गुर्बत क्या गरीब मकाओ मुहिम जारी है मुल्क के अंदर। और इस मुल्क को इंटैक्ट रखने के लिए ज़रूरी है कि उसके शहरियों को फैसिलिटेट किया जाए। शहरी अपने मुल्क के साथ उसी वक्त मोहब्बत करते हैं जब उन्हें ये एहसास हो कि स्टेट माँ की तरह हमारी बैक पे है और स्टेट हमारे हर तरह के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन इस वक्त इंतहाई महंगाई है, हालात बहुत ख़राब हैं, हर तरफ जुलूस जलसे हैं। मैं देख रहा था कि आज़ाद कश्मीर के लोग वो अपने बिजली के बिलात, चूँकि ज़ाहिर है उन्हें रॉयल्टी का भी इशू है, वहाँ 300 या 400 मेगावाट उनकी टोटल बिजली की ज़रूरत है। इतने सारे डैम्स हैं, नीलम जेलम हाइडल प्रोजेक्ट है, फिर मंगला डैम है, फिर इधर होलाड डैम और छोटे छोटे डैम्स बने हुए हैं। तो इस तरह मायूसियाँ फैल रही हैं, मायूसियाँ फैल रही हैं। और इसमें एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है आमिर सियाह साहब कि क्या अवाम अभी भी कोई दिलचस्पी रखते हैं सियासत में और सियासतदानों को अपना मसीहा समझेंगे आने वाले इलेक्शन में? बड़ा आपका मेरे ख्याल में अहम सवाल है। बात यह है कि देखें, इंतखाबात तो कोई ना कोई जीत जाएगा या जितवा दिया जाएगा। असल मसला यही है कि क्या अवाम जो है इस क़यादत पे एतमाद करते हैं या नहीं करते। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया है। लोग सियासतदानों को और इस पार्लियामेंट को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम समझ रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि जी 20वीं सदी में जिन चीज़ों को मसला गर्दाना जाता था, 21वीं सदी के पाकिस्तान पर उन मसाइल को हम पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया गया या किया जा रहा है। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और इसमें अगर आप ये समझें कि लोगों का एतमाद बहाल हो जाएगा, देखिए एक और बदकिस्मती है, पाकिस्तान में कोई कौमी लीडरशिप नहीं है इस वक्त। नून लीग जो है वो मैं समझता हूँ कि अभी तक सिर्फ सेंट्रल पंजाब की जमात है। चले साउथ पंजाब में थोड़ा सा ले लेगी, लेकिन क्या उसकी पॉकेट सिंध में है? बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो। ठीक है, बलूचिस्तान में क्या नून लीग है? नहीं है। KP के हज़ारा बेल्ट में एक ज़माने में होती थी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पसपाई हुई है। पीपल्स पार्टी का गढ़ बदकिस्मती से सिंध है, सिंध से आगे थोड़ा बहुत वो पंजाब में जाते हैं। तो बात यूँ थी कोई ऐसी जमात कि जो कराची तक खैबर हो और वो पाकिस्तानियों वो नजर नहीं आ रही। आप कह रहे हैं लीडरशिप का फुकदान दिखाई दे रहा है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।